भारत कहाँ है ये कुछ अभी बहुत कुछ स्पष्ट कहना बड़ा मुश्किल है। ये भी मेरे लिए चिंता का विषय है कि भारत अपना स्टैंड क्लियर कट इस पर नहीं ले पा रहा है। ये जो 160 बच्चे जैसे आपने चर्चा की, तो हम वीडियो देख रहे हैं, फुटेज उसकी आ रही है ईरान से, तो कितना भयावह दृश्य नजर आता है। मतलब इस लॉ को अमेरिका जैसे ताकतवर लोग कंट्री जो है उसको नहीं मान रहे हैं, और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी हमारे पूरे वर्ल्ड लेवल पर चल रही है। वो अपना सरेंडर करते जैसा ट्रम्प सोच रहे थे, लेकिन ऐसा वहां ईरानी लोगों ने नहीं किया। तो ईरानी लोगों का ये जो जज्बा है, ये जो उनकी लड़ने की हिम्मत है, इतने नुकसान के बावजूद इसका मैं सलूट करता हूँ। अटैक नहीं करना चाहिए था। वो इंडिया अमेरिका का दरबार साथ वैसे भी दे रहा है, इजराइल का साथ भी दबे छुपे रूप में दे ही रहा है, आप देख रहे हैं। तो नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। हर बीतते दिन के साथ हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि किस प्रकार से इजराइल, ईरान और अमेरिका का युद्ध बड़ा होता जा रहा है, विकराल होता जा रहा है। लेकिन चिंता का विषय ये है, जब ये कहा जाता है, सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक वीडियो साझा करते हैं और कहते हैं कि कहीं ना कहीं अब ये युद्ध भारतीय सीमाओं को भी लांघता जा रहा है। इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, लेकिन पूर्व न्यायाधीश संजीव कुमार जी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो युद्ध की जैसे शुरुआत हुई और उसमें जो अब तक हमने देखा तस्वीर, सबसे ज्यादा निंदा अगर किसी तस्वीर की गई है तो वो वही तस्वीर है जहां पर इजराइल अमेरिका ने ईरान के स्कूलों पर हमला किया और 160 बच्चे चले जाते हैं। आप ठीक कह रहे हैं मैडम, 160 बच्चे के आसपास की डेथ होना और बच्चों की डेथ होना, ये पूरे विश्व में चिंता का विषय होना चाहिए था। और लेकिन हम देख रहे हैं कि क्योंकि इसमें युद्ध में विश्व दो धड़े में बटा हुआ है, भारत कहाँ है ये कुछ अभी बहुत कुछ स्पष्ट कहना बड़ा मुश्किल है। ये भी मेरे लिए चिंता का विषय है कि भारत अपना स्टैंड क्लियर कट इस पर नहीं ले पा रहा है। ये जो 160 बच्चे जैसे आपने चर्चा की, तो हम वीडियो देख रहे हैं, फुटेज उसकी आ रही है ईरान से, तो कितना भयावह दृश्य नजर आता है। मतलब देखो ना, वो बेचारे उनकी एक एक करके 160 उनकी जो कब्र खोदी गई है, वो सीन मतलब मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं। और उसके बावजूद भी जो हमारा देश है साइलेंट मोड पर है, कम से कम ईरान और इजराइल उसके युद्ध के संबंध में कोई खास हमारे मोदी जी या भारत सरकार का कोई स्टैंड क्लियर इस पर नहीं आ रहा है। और इनडायरेक्ट रूप से अभी तक ऐसा कह सकते हैं कि वो इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है इंडिया, ऐसा मुझे इससे दबे लफ्जों में कह सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं, वो मुझे ऐसा सुनने को मिल रहा है जगह जगह से मीडिया के माध्यम से कि वो इजराइल और अमेरिका का साथ पक्ष लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारत की जो विदेश पॉलिसी है, जो पहले ऐसा नहीं था, अगर हम पहले देखें तो भारत का स्टैंड दोनों के संबंध में, इजराइल और अमेरिका एक तरफ और दूसरी तरफ ईरान के संबंध में, इजराइल के साथ भी हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं हमेशा, और ईरान के साथ भी बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहुत से जो पॉलिटिशियन से मैं देखने सुनने मिल रहा है कि वो ईरान का क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उससे पता चल रहा है कि भारत सरकार का स्टैंड साइलेंट इसीलिए है, वो चुप इसीलिए है कि वो शायद दबे छुपे रूप से इजराइल को अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि अभी अखिलेश यादव जी ने और उन्होंने कहा है कि भारत की सीमाओं की तरफ ये सब लगता है युद्ध आ रहा है। मतलब तो अभी जो इंडियन नेवी फ्लैगशिप मल्टी एक्सरसाइज जो हमारे देश में हुई थी अभी, जिसमें ईरान के जो युद्धपोत और बाकी अमेरिका से 18 युद्धपोत शामिल होने आए थे। अभी ईरान का युद्धपोत वापस जा रहा था, तो आज जैसे हम मीडिया में देख रहे हैं, अमेरिका ने उसको जो है वो डुबो दिया है और उसमें 80 के आसपास शायद सैनिक वैनिक मारे गए हैं। तो वो ज़्यादा दूर नहीं है भारत से। भारत के ही मल्टी जो लेटरल जो इंडियन नेवी की जो फ्लैगशिप होती है उसमें पार्टिसिपेट करके लौट रहे थे। तो उस वक्त अमेरिका को ऐसा अटैक नहीं करना चाहिए था। वो इंडिया अमेरिका का दरबार साथ वैसे भी दे रहा है, इजराइल का साथ भी दबे छुपे रूप में दे ही रहा है, आप देख रहे हैं। तो कम से कम अब अटैक नहीं करना चाहिए था, बाद में भले ही कुछ होता था। और वो भी अटैक इंडिया की और लंका के पास कहीं किया गया है, तो वो भी इंडिया से ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप ठीक कह रही हैं, अखिलेश यादव जी का भी ये बात कहना ठीक है। बाकी बच्ची पार्टियों के जो नेता इसी बात को कह रहे हैं कि लगता है इंडिया की तरफ भी युद्ध आगे बढ़ रहा है। अच्छा, मुझे जानना है कि ईरान वाले मसले पर जब ये खबर आई, तो बतौर पूर्व न्यायाधीश आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? आप किस खबर की बात कर रहे हैं? युद्ध की बात कर रहे हैं? हाँ, युद्ध सबसे पहले। हालांकि उसके बाद जब खामनेई पर हमला किया गया तो और बवाल हो गया है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, मैं थोड़ा इस पक्ष का हूँ कि वर्ल्ड में कहीं भी युद्ध नहीं होना चाहिए किसी भी कंट्री के बीच में। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि इंडिया में जो इंटरनल विवाद चलते रहते हैं, कम से कम जो बहुत से हिंसा की घटना होती है वो भी नहीं होनी चाहिए। हम बुद्धिज्म के देश से बिलोंग करते हैं, भारत जो है, तो मुझे लगता है कि शांति का पाठ सबसे इम्पोर्टेंट है। यूएनओ भी बनाया गया था इसी वजह से, सेकंड बार के बार में, कि वर्ल्ड में शांति रहे, पीस रहे, एक दूसरे कंट्री की सीमाओं कोई कंट्री ना लागे, और अगर लांघता है तो उसमें यूएनओ ही दखल दे,
उसके माध्यम से कंट्री जो भी करना करें, एक लीगल प्रोसेस या लॉ बना हुआ है, इंटरनेशनल लॉ बना हुआ है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस ईरान के और इजराइल वर्सेस एक तरफ जो अमेरिका है, इस युद्ध में हम देख रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल किसी भी इंटरनेशनल लॉ को बिल्कुल भी नहीं मान रहे, यूएनओ को बिल्कुल दरकार कर रखा, पहले भी कर रखा था उन्होंने, इस बार फिर कर दिया। और उनको तो यूएनओ उनकी कठपुतली बना हुआ है, जैसे अमेरिका चाहता है इजराइल चाहता है अटैक करते हैं। तो ये जो ईरान में अटैक हुआ है अमेरिका के द्वारा, और वो भी ऐसे समय पर कि जिस समय पर के बात चल रही थी कि शायद सेटलमेंट दोनों के बीच में हो सकता है, वो अचानक ही युद्ध कर देना चुपचाप, और उसमें सारी लीडरशिप जो मेन लीडरशिप थी ईरान की, खुमैनी सहित, उनकी मार देना, तो ये मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे तो फिर कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री में तो गरीब, अगर कोई कंट्री गरीब है या कोई कंट्री जो बेचारा हथियार कम है, छोटा कंट्री है, पावरफुल कम है, तो कोई भी बड़ा कंट्री उसको इसी तरह से कर लेगा, उनके लीडरशिप को मार देंगे, कुछ भी कर लेंगे। जैसे करा वेनेजुएला में उसके राष्ट्रपति को और उनकी जो है उसकी वाइफ को शायद ना किडनैप, मतलब सीधे किडनैप करके वहां पर लेके आ गए, मतलब उस कंट्री से, और अमेरिका में रखा हुआ, अभी बंदी में रखा हुआ है। यहाँ पर जो है ईरान में टॉप लीडरशिप को उन्होंने मार दिया, तो ये बड़ी चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि वर्ल्ड में लोगों को, जो कंट्रीज हैं, उनको आगे आकर के कम से कम इसकी निंदा जरूर करनी चाहिए। भारत हमारा साइलेंट वोट पर है। अच्छा, फिलहाल हमें किसका समर्थन करना चाहिए और क्यों? देखिए, ऐसा है कि सवाल सॉवरेनिटी का है। ये संप्रभुता एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। अगर दो कंट्री बने हुए हैं, दोनों कंट्री इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से कोई किसी का मतलब नहीं है, तो उस स्थिति में एक कंट्री दूसरे कंट्री पर हमला नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। इंटरनेशनल लॉ ये कहता है। हम लॉ के स्टूडेंट है तो लॉ की बात आपसे जरूर करेंगे। इसमें इंटरनेशनल लॉ को हमें ध्यान रखना होगा, लेकिन इंटरनेशनल लॉ को अमेरिका जैसे ताकतवर लोग, कंट्री जो है, उसको नहीं मान रहे हैं, और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी हमारे पूरे वर्ल्ड लेवल पर चल रही है। तो ये मुझे बड़ा गलत लगता है। अब मैं फिर बता रहा हूँ कि कभी भी अब इंडिया भी अमेरिका के सामने तो कमजोर है, और बाकी अमेरिका के सामने बहुत सारे कंट्री, मैं सोचता हूँ कि शायद अगर रसिया को छोड़ दें और चाइना को छोड़ दें तो शायद ही कोई मुकाबला अमेरिका से कर पाएगा, शायद, मतलब ना। तो उसमें इतने हथियार हैं, डोमेस्टिक हथियार है, परमाणु बम बहुत सारे उसके पास में, परमाणु हमारे इंडिया के पास में भी, इसमें शक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसके पास इतने सारे हथियार हैं कि वो किसी कंट्री को कुछ भी करता। तो इसी तरह आप देखा होगा, ट्रंप ने भी जो टैरिफ लगाया इंडिया पर भी, और बहुत से कंट्रियों पर टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की, और ईरान पर भी बहुत चीज कोशिश करके। तो ये जो विश्व लेवल पर जो दादागिरी चल रही है कंट्री की, ये बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। ये तो पहले तो होना नहीं चाहिए था, अगर हुआ है तो मैं इसके अगेंस्ट हूँ कि अमेरिका और इजराइल को किसी की आड़ लेकर के कि वहां कंट्री में क्या हो रहा है, कि परमाणु बम बनाना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं। तो परमाणु बम तो पाकिस्तान ने वहां रखा है, पाकिस्तान तो बहुत बड़ा आतंकवादी देश है, तो वहां आपने अटैक क्यों नहीं किया? वहां तो आप उसको साथ लेके चल रहे हैं, वहां के जो सेनापति और लोग हैं बार बार उनको बुलाते हैं अमेरिका। तो देखो, ये अमेरिका की जो नीति से मैं सहमत नहीं हूँ। इंडिया को मुझे लगता है कि इंडिया एक बड़ा कंट्री है, और इंडिया एक परमाणु संपन्न राष्ट्र भी है। इतना छोटा आबादी में भी सबसे बड़ा आज के समय, तो चाइना से ऊपर आबादी निकल गई है। तो इंडिया की एक शे है इंटरनेशनल लेवल पर भी। लेकिन ये जो मोदी जी है, मुझे लगता है कि अभी थोड़े साइलेंट मोड पर है, कुछ कर नहीं रहे हैं। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है, और हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि ईरान कुछ इस प्रकार से इजराइल और अमेरिका को जवाब देगा। वो लोग कह रहे हैं कि ताबड़तोड़ जवाब दिए जाएंगे, और अब हम समझौते के मूड में नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखो, मुझे लगता है कि शायद अमेरिका इजराइल ने सोचा हो कि हम उनकी जो मेन लीडरशिप है, खुमैनी बाकी और जो है, उनको मार देंगे तो शायद में विद्रोह हो जाएगा, और वहां के लोगों को कुछ पैसे दे करके, कुछ करके कि आपको राष्ट्रपति बना देंगे या जो भी सुपर लीडर बना देंगे, तो वहां विद्रोह शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका की जो ये सोच थी, वो लगता है उसमें वो मिस कैलकुलेशन उनसे हुई है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ईरान जो है, जो मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बहुत लंबे समय से ईरान के कुछ लोगों को मैं, मतलब इंडिया रूस में उसकी स्थिति को जानता हूँ। तो ईरान ऐसा कंट्री नहीं है कि आप इसको वेनेजुएला या इराक या सीरिया या वो अफगानिस्तान सब नहीं भूल नहीं करनी चाहिए। ईरान अपने आप में अलग टाइप का कंट्री। आप देख भी रहे हैं कि इतनी सारी लीडरशिप अपने मरने के बाद, फर्स्ट अटैक पर, उसके बाद भी वो उन्होंने अपनी उसको कि एक के बाद एक कई लेयर बना रखे उन्होंने। अगर ये मर जाएंगे तो उसके बाद ये संभालेंगे, 27 उसके बाद ये मर संभालेंगे। तो वो जो नीचे की लीडरशिप है वो अपना एक्टिव हो गई है, और बहुत बड़े पैमाने पर आप देख रहे हैं कि अमेरिका और उनको वो चुनौती भी दे रही है। और जो कंट्री जहाँ बेस बने हुए हैं अमेरिका के, खासतौर अमेरिका के अरब कंट्रीज, वहां भारत कंट्रियों में अटैक कर रहा है ईरान। तो ईरान की देखो ना, इतनी बड़ी, आप किसी कंट्री का अगर राष्ट्रपति को मार दें, जो मेन हो, सबसे बड़ा हो, उसके बाद सेना के अध्यक्ष को मारने, सेनापति को मारते, बाकी बाद जनरलों को बहुत बड़े मारा, तो वो देश वैसे टूट जाएगा। और हो सकता है कि वो अपना सरेंडर करते, जैसा ट्रंप सोच रहे थे, लेकिन ऐसा वहां ईरानी लोगों ने नहीं किया। तो ईरानी लोगों का ये जो जज्बा है, ये जो उनकी लड़ने की हिम्मत है, इतने नुकसान के बावजूद, इसका मैं सलूट करता हूँ। क्योंकि ईरान ने अभी भी कहा है कि हम पीछे हटने वाले नहीं है, आप भूल जाइए आप।
बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, वो लड़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो तो चाहते हैं कि लंबी लड़ाई चले। और अमेरिका, मुझे लगता है कि क्योंकि अमेरिका पर अगर कोई बड़ा अटैक उसकी बेस पर या कुछ लोगों का अगर ईरान ने कर दिया तो अमेरिका के ट्रम्प को मुझे लगता है लेने देने पड़ भी सकते हैं, उल्टा भी हो सकता है। अमेरिका देखो मैडम, कई बार कई कंट्रियों में मात खा करके या हार करके या जंग उसमें भले जीत लियो, लेकिन लंबे समय तक उसमें फंस करके और नुकसान करके सैनिकों को हजारों को मरवा करके फिर वापस अपने भागा भी है। ये भी इतिहास अमेरिका का पहले से है। तो यहाँ पे ऐसा ना हो कि इस कंट्री में, ईरान में भी अमेरिका की वो स्थिति ना हो जाए। अभी के हालातों को देखते हुए आखिरी सवाल है मेरा आपसे, अभी के हालातों को देखते हुए क्या लगता है, क्या तस्वीर निकल कर सामने आएगी पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में? मतलब वर्ल्ड की तस्वीर का अभी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ताकतवर कंट्री हैं। बाकी कुछ अमेरिकी जो कंट्री हैं जो अमेरिका का साथ में देते रहे, यूरोपियन कंट्री, वो कुछ कंट्री उनका साथ भी दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चाइना और रशिया इनडायरेक्ट रूप से ईरान का सपोर्ट वो कर रहे हैं। उधर आपने देखा होगा कि नॉर्थ कोरिया है, उसने भी इसको कंडेम किया है, ईरान पे अटैक को, और जो भी कुछ हुआ है। तो ये जो रशिया है और चाइना है, उन्हें हथियार सप्लाई ईरान को कर रहे हैं, पहले भी करते रहे थे। और इधर अमेरिका और इजराइल ताकतवर कंट्री, नो डाउट है। ये युद्ध किस तरफ क्या करवट लेगा, मतलब कुछ ही कहना बड़ा मुश्किल है, पता नहीं, क्योंकि हमने तो पहले छोटे से युद्धों से वर्ल्ड वार होते हुए देखे हैं। फर्स्ट वार और सेकंड वर्ल्ड वार इस तरीके से हुए हैं। एक कंट्री दो कंट्रियों की बात होती है, बाद में मामला आगे बढ़ जाता है, कोई किसी पे अटैक कर देता है, वहां से वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। तो इसके क्या शेप लेगा, वर्ल्ड वार की शेप लेगा कि नहीं लेगा, वक्त बताएगा। दूसरी चीज ये है कि इसमें अमेरिका और इजराइल एक तरफ और इधर ईरान, दोनों में से कौन जीतेगा? तो वो जीत की संभावना ज्यादा तो वैसे अमेरिका इजराइल की है, इसमें कुछ शक नहीं। ताकत तो पावरफुल हर तरह से कंट्री है। ईरान उस लिहाज से जो थोड़ा वीक है, लेकिन फिर भी वो लोग अपने लड़ने के तैयार हैं और लड़ रहे हैं इतनी उसकी हिम्मत के साथ में। इसकी तारीफ करनी होगी ईरानी लोगों की। अच्छा, हमें क्या स्टैंड लेना चाहिए? अब समय है कि भारत को खुलकर एक पक्ष के समर्थन में आना चाहिए। देखिए, जहाँ किसका अन्याय हो रहा है तो जो अन्याय कर रहा है उसके खिलाफ तो खड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर अन्याय कौन कर रहा है? दो कंट्री मिलकर के एक कंट्री पर उस पर अटैक करके उनकी पूरी रिजीम को खत्म उन्होंने कर दिया, जो पहले रिजीम थी। तो ये इसको हम कभी भी जो है इसके सपोर्ट नहीं कर सकते, वो करना भी नहीं चाहिए। कोई कंट्री किसी के खिलाफ भी करे तो इंटरनल कंट्री का इंटरनल क्या चल रहा है वो इंटरनल मसला हुआ करता है। अगर कोई अमेरिका या कोई कंट्री अगर ये कहे कि इंडिया में क्या चल रहा है, इसके वजह से सब इंडिया पर अटैक कर देंगे, हमारी बात मानिए, या ट्रंप ये कहे कि आपने हमें टैरिफ लगा दिया, आपने जो है आप ये कम नहीं किया तो हम अटैक कर देंगे, या वो कि आप इंडिया में मुस्लिमों के खिलाफ या दलितों के खिलाफ जो चीजें चल रही हैं इस पर आपने नहीं रोका, हम अटैक कर देंगे, तो इसका सपोर्ट भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि इंटरनल हमारा मसला है। इंटरनल मसले में भारतीय कंट्रियों को कोई दखल नहीं देना चाहिए। इसीलिए मैं तो इस विचार का हूं इस पूरी में, क्योंकि ईरान के साथ जो अमेरिका इजराइल कर रहा है, मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूं। मैं ईरान और इजराइल के साथ बिल्कुल भी नहीं। नैतिकता को ध्यान में रखते हुए अमेरिका और इजराइल के साथ कोई भी इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। हालांकि वो अलग बात है कि भारत ने अब तक इसको लेकर खुलकर कोई स्टैंड नहीं लिया है, कहीं ना कहीं दबे लफ्जों में सहयोग दिया जा रहा है। लेकिन हमारी जो परंपराएं रही हैं, हमारा जो इतिहास रहा है, वो हमें इंसानियत ही सिखाता है। इस वजह से भी मुझे लगता है कि जंतर मंतर से लेकर हमें पटना और पटना से लेकर राजधानी लखनऊ तक आंदोलन देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा के बारे में, इस बातचीत पर आप लोग भी प्रतिक्रिया जरूर दें। मुझे समय देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। धन्यवाद। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।